हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम शुभम प्रजापति है और आप सभी का टेक्नो विद्या स्कूल के कक्षा 9वीं विषय गणित के वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज का यह पहला वीडियो है जिसमें हम अध्याय 1, जिसका नाम संख्या पद्धति है, इसकी भूमिका को समझने वाले हैं। तो भूमिका का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को समझना जरूरी है। भूमिका का अर्थ होता है आधार या नींव। जैसे आपने जब किसी मकान को बनते देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पहले उस मकान को बनाने से पहले उसकी एक नींव रखी जाती है, गड्ढे खोदकर, कुछ इस तरह से जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। फिर जब इसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर मकान का तैयार होता है और फाइनली पूरा मकान बनकर इस तरह से रेडी हो जाता है। उसी तरह से जो गणित विषय है, इसमें भी हमारे जो जितने भी अध्याय हैं, उन सभी अध्यायों के लिए हमको उसकी नींव रखनी पड़ती है और उसी नींव पर हम पूरे अध्याय को कवर करते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर अध्याय 1 की बात करें तो अध्याय 1 में हमारे पास में 5 प्रश्नावली हैं। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। अब इन पांचों प्रश्नावलियों में अगर आप देखेंगे तो काफी तरह के सवाल हैं, काफी तरह के प्रश्न और समस्याएं यहाँ पे दे रखी है। और इनको अगर हम हल करना चाहते हैं और बड़े ही आसानी से हल करना चाहते हैं, तो पहले हमें इनको हल करने से पहले इनकी जो भूमिका है वह समझना जरूरी है। इस अध्याय की जो भूमिका है, जो न्यू है, कि हम इस अध्याय को आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, वह समझना जरूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि इस अध्याय का नाम संख्या पद्धति क्यों पड़ा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, संख्या पद्धति जो अध्याय है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है संख्या और दूसरा है पद्धति। अब अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या क्या होती है? संख्याएं वह होती है जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं और मात्राएं बताते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि कोई लड़का है राजू, अगर हम बात करें कि राजू के घर में कितने सदस्य रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, राजू के घर में 7 सदस्य रहते हैं। तो जो 7 है वो क्या है? एक तरह की संख्या है। आदित्य के पास 2500 रुपए हैं, तो 2500 जो है वो एक संख्या है। सूरज को उसकी मम्मी ने कहा कि जा बेटा बाजार से 5 किलो शक्कर लेके आ जा। तो जो 5 किलो है, जो मात्रा बताई हमने, जो 5 से, वो 5 क्या है? संख्या है। अगर हम किसी की उम्र पूछते हैं कि बताओ रानी की उम्र कितनी होगी, तो अब उसकी माँ ने बताया कि हाँ, हमारी बेटी रानी जो है अब वो 19 साल की हो गई है। तो जो 19 साल है, जो 19 है, वह क्या है? एक संख्या है। तो 7 हो, 2500 हो, 5 हो, 19 हो, 27 हो, या कोई सा भी नंबर जो भी आपने अब तक पढ़े हैं, जैसे कि आपने पहाड़े याद किए हैं, या फिर किसी का वजन मापा है, या किसी की हाइट आपने मापी है, तो वो सब जो भी आप माप के बताते हैं, वो संख्याओं के रूप में ही बताते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पद्धति की, तो पद्धति क्या होती है? पद्धति का अर्थ होता है किसी भी काम को करने की कोई विधि या फिर कोई तरीका। अगर हम संख्या के साथ में पद्धति को जोड़ते हैं, यानी जैसे हमारे अध्याय का नाम है संख्या पद्धति, तो संख्या की पद्धति क्या होती है? संख्या की पद्धति यानी कि संख्याओं को सही तरह से लिखने का तरीका, संख्याओं को पहचानने का तरीका, संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने का तरीका, या फिर हम कह सकते हैं संख्याओं को गुणा करने या भाग करने का जो तरीका होता है, संख्याओं को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का जो तरीका होता है। तो ये जितने भी तरीके हैं, तरीकों ये जितने भी कामों को करने की विधि है, वही पद्धति है। तो इसी से मिलकर हमने क्या किया? संख्या और पद्धति दोनों को जोड़ दिया और इस तरह से एक पाठ का नाम बन गया संख्या पद्धति। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो पद्धति है, यानी अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जितने भी हमने
संख्या पद्धति की जो पद्धतियां हैं, जैसे संख्या को लिखने का तरीका, पहचानने का तरीका, जोड़ने घटाने का, गुणा भाग करने का या एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का ये जो तरीका है, ये जितने भी सारे काम हैं इस अध्याय में जो हम करने वाले हैं, तो इन कामों को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर देखो ये सारे काम संख्याओं पे होने वाले हैं, तो सीधी सी बात है, हमें पहले संख्याओं के प्रकारों को जानना पड़ेगा। अब संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, जितने भी प्रकार हों, लेकिन उनमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस अध्याय में, उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्याएं होती है ये जिन्हें हम गिनती करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे अगर किसी भवन के अंदर, किसी मकान के अंदर 5 कमरे हैं, तो आप उन कमरों को कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनेंगे। किसी क्लास में, जैसे आपकी ही कक्षा में अगर बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, लड़का लड़की सभी को मिलाकर, आपको अगर आपके टीचर ने बोला कि बेटा आप बच्चों को गिन के बताओ आज कितने बच्चे विद्यालय में उपस्थित हुए हैं हमारी कक्षा में, तो आप उन्हें गिनते समय एक से ही गिनती की शुरुआत करेंगे। तो बस प्राकृत संख्या वही होती है। प्राकृत संख्या हमेशा एक से शुरू होती है और एक के बाद में 2 3 4 5 और इसी तरह से ये बढ़ती जाती है। जब हम इसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे तो ये काफी आगे तक निकलती चली जाएगी। यानी प्राकृत संख्या में अगर जैसे आप यहाँ पे 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से संख्याएं बढ़ती बढ़ती जाती है और एक समय आता है कि हमारे पास में गिनने के लिए गिनती ही खत्म हो जाती है, हम गिन ही नहीं पाते, लेकिन यह संख्याएं नहीं रुकती है, यह संख्याएं आगे बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। तो इसलिए हम इसे एक चिन्ह से दर्शाते हैं जिसे हम अनंत कहते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी अगर आप 8 को आढ़ा करके इस तरह से लिख देते हैं तो ये एक अनंत का चिन्ह बन जाता है। अब हम अनंत क्यों कहते हैं इसे? इसे अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो संख्या है ये एक से शुरू तो हो गई, और जब हम इसमें एक जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए तो ये कभी भी खत्म न होने वाली एक ऐसी सीरीज बन गई कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जहाँ पे ये जो चिन्ह है इसे हम अनंत कहते हैं, यानी जिसका कोई भी अंत ना हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँ कि ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, इन सभी प्राकृत संख्याओं को मैं यहीं पर नीचे कॉपी कर दूं और सेम टू सेम इस तरह से लिख दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया है। और अब इनमें मैं आगे की ओर, यानी एक के पास में, एक के ठीक पास में, 1 मिनट में आपको बताता हूं। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं, जैसे ये, तो ये जितने भी एक से अनंत तक प्राकृत संख्या है वो तो यहाँ है ही, और साथ में अब मैंने यहाँ पर 0 भी लगा दिया। तो अब ये जो 0 लग गया, 0 से अब ये अनंत तक सारी संख्याएं बन गई, और इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। फर्क क्या है? प्राकृत 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि क्या सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? तो आपको जवाब देना है कि हाँ, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, यानी 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी प्राकृत संख्याएं, वो सभी की सभी पूर्ण संख्या भी होती है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण संख्याओं में भी मानी जाती है, देखी जाती है, गिनी जाती है। ठीक है। अब यहाँ तक तो हम समझ गए कि ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से अनंत और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। लेकिन अब मैं इन्हीं पूर्ण संख्याओं को यहीं पर नीचे कॉपी कर दूं कुछ इस तरह से। ठीक है। और अब इनके आगे यहाँ पर इस हिस्से में जैसे अगर यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 1 है ये धन का 1 है, ये धन का 2 है, ये धन का 3 है, ऐसे ही इस साइड में
ऋणात्मक संख्याओं को लिख दूं कुछ इस तरह से, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, और ये भी अनंत तक जाएंगी लेकिन ऋणात्मक दिशा में। तो अब ये जो संख्याएं बनी है ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। इनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होती है, 3 प्रकार की संख्याएं जो इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, जिनमें अगर हम बात करें, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि क्या पूर्णांकों में प्राकृत संख्याएं सभी की सभी मौजूद होती हैं? तो देखिए, 1 से लेके अनंत तक तो जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं ही है। वो पूर्ण में भी है और वो पूर्णांक में भी उपलब्ध है। तो जवाब होगा हाँ। अब उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, तो आपको वहां पर भी देखना है कि हाँ, 0 से अनंत तक सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों में भी तो मौजूद है। यहाँ से 0 से लेके अनंत तक ये पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों में भी मौजूद है। ये पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक यहाँ पूर्णांकों में भी तो मौजूद है। तो हम कहेंगे कि हाँ, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब हमारे पास अगला प्रकार आता है, वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब p/q के रूप में लिखने का अर्थ क्या होता है कि एक संख्या ऊपर की तरफ होती है और फिर बटे का चिन्ह, और एक संख्या नीचे की तरफ होती है। अब यहाँ ऊपर की तरफ जैसे आप देख रहे हैं कि ये 3 है और नीचे की तरफ 7 है, तो 3/7 जो बन गया, जैसे यहाँ p/q है वैसे ही 3/7 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। वैसे 2/13 भी एक परिमेय संख्या है और 11/5 भी एक परिमेय संख्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या 4 जो है वह एक परिमेय संख्या है, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? आप बता सकते हैं मुझे? तो आपको कहना है कि हाँ, 4 भी एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम खुद से 1 लिख देंगे और 1 लिखने से किसी भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 4 के बटे में जब हम 1 लिखते हैं तो ये 4/1 बन गया, यानी यह p की जगह पर 4 हो गया और q की जगह पर 1 हो गया। तो इस तरह से ये p/q के रूप में बन गया। और हमने अभी परिभाषा में पढ़ा है कि जिन भी संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। पर एक बात का और ध्यान रखना है कि जो p और q होते हैं, p और q होते हैं ना, ये पूर्णांक होने चाहिए हमेशा। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इस तरह से ही नंबर होने चाहिए, या तो वो धन की संख्याएं होनी चाहिए या फिर वो ऋण की संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्याओं में एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ मैं लिखना भूल गया। जैसे p/q के रूप में लिखा तो जा सकता है, वो सभी संख्याओं को हम परिमेय कहते हैं, लेकिन ये जो q है यहाँ पे, ये जो q लिखा हुआ है, इस q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। इस q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मैं बोल दूं कि 3 के बटे में हम 0 लिख दिए, तो अब 0 से तो कभी भी इसमें भाग लग ही नहीं पाएगा और इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाएगा। ये जो यहाँ पे हमने अभी लगाया है ना, यही हो जाएगा इसका उत्तर। जब भी किसी संख्या में 0 से भाग लगता है तो उसका उत्तर हमेशा अनंत होता है। तो यह पूरी तरह से गलत है। इसलिए नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ही वह परिमेय संख्या होगी। अगर 0 आ गया तो फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, ये ध्यान जरूर रखिए। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, अगले प्रकार पे। अगला प्रकार है अपरिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यह ध्यान रखना है। जिन्हें हम लिख सकते हैं वह तो परिमेय है और जिन्हें नहीं लिख सकते वह अपरिमेय हो जाएंगी। ठीक है, जिन्हें नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब इनमें कुछ और भी खासियत होती है, जैसे
इनका जो दशमलव होता है वो ना तो कभी खत्म होता है और ना ही कभी रिपीट होता है। अब ये बात आप शायद समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसके कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे करनी 2 लिखा है, करनी 3 लिखा है, करनी 5 है, करनी 6 है, करनी 7 है, करनी 8 भी होता है ना? ये सभी जितने भी संख्याएं हैं, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। और ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि इनका जो दशमलव है ना, वो ना तो कभी खत्म होगा और ना ही कभी रिपीट होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे करनी 1 की अगर हम बात करें, तो करनी 1 का मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ आप देख ही पा रहे हैं, करनी 1 का मान 1 होता है। अगर करनी 2 का मान निकालेंगे, आप चाहे तो कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं या फिर नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। तो करनी 2 का मान जो होता है वो 1.4142135623095048088807 डॉट 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 इस तरह से है। और अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें, तो ये यहाँ से स्टार्ट तो हो गया, पर इसका दशमलव जो है, ये दशमलव, इसके बाद के जितने भी नंबर हैं ये रुक ही नहीं रहे हैं, ये रुक ही नहीं रहे हैं, ये चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था अभी यहाँ पे, कि इनका जो दशमलव है वो खत्म नहीं होता है, ना तो कभी खत्म होता है। दूसरा, ना ही कभी रिपीट होता है, मतलब रिपीट भी नहीं होगा। अब रिपीट ना होने का क्या सेंस बनता है, उसको ऐसे समझो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 के आगे पॉइंट में 0 लिख दूं, तो इसका क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1.0 का मतलब 1 ही होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1.00 या 000, तो भी वो 1 ही है। 1 पॉइंट अगर मैं 25 जीरो भी लगा दूंगा ना, तो भी वह 1 ही है, क्योंकि पॉइंट के पीछे, सॉरी, पॉइंट के इस साइड में, राइट साइड में सीधे हाथ तरफ जितने भी आप जीरो लगाओगे, उनका कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट के ठीक बाद में आप कितने भी जीरो लगा लो, आंसर सिर्फ वही एक संख्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 1, इस 2 और इस 3 के पीछे कुछ इस तरह से इतने इतने जीरो लगा दूं, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जीरो सारे रिपीट हो गए, जीरो सारे रिपीट हो गए। लेकिन हमारी परिभाषा में अपरिमेय की, अपरिमेय संख्या की जो परिभाषा है वह क्या कहती है, कि दशमलव के बाद में जो भी संख्याएं होती है, जो अंक होते हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं होते, ना ही कभी रिपीट होते हैं। लेकिन इसमें तो रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो अपरिमेय नहीं है। ये फिर कैसी हो गई? ये परिमेय संख्या है। लेकिन इनमें अगर आप देखेंगे तो देखो, ये 4 जो है, 4 के ठीक बाद में कौन आ गया? 1 आ गया। जबकि यहाँ पे 4 के बाद में वापस 4 आना था, फिर से 4 आना था, फिर 4 आना था, फिर 4 आना था, फिर से 4 आना था। इस तरह से बार बार रिपीट होना चाहिए था, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे की संख्या में देखेंगे, जो करनी 3 है, अब इसमें भी जिसका जो मान है 1.7320508075, और इसी तरह से आगे बढ़ता ही जा रहा है। यानी दशमलव ना तो खत्म हो रहा है, और ना ही कोई संख्या ऐसी है, कोई अंक ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ना तो ये ग्रुप में रिपीट हो रहे हैं, ना सिंगल अंक कोई सा रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट हो ही नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल जीरो बार बार रिपीट हो रहा है, और इसको रिपीट होने का कोई मतलब भी नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? वही संख्या सिर्फ। अब यहाँ 2.0 के अगर मैं जब 25 जीरो भी लगा दूं, तो इसका मतलब ये 2 ही है। यहाँ पे 3.0 के अगर मैं 25 जीरो भी लगा दिए, तो भी इसका मतलब 3 ही है। लेकिन इनके आगे जो नंबर हैं, ये एग्जैक्ट वही नंबर होंगे जो इनके आगे दिखाई दे रहे हैं। यानी ये पूरे की पूरी एक संख्या है, और ये कभी खत्म ना ही होने वाली। ये तो मैं एक आगे इस तरह से चिन्ह बना रहा हूँ। मतलब ये डॉट 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 का अर्थ क्या हुआ, कि ये संख्याएं खत्म नहीं हो रही है, ना ही रिपीट हो रहे हैं। इनके दशमलव के बाद में जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में यही फर्क होता है। परिमेय में हम p बटे q के रूप में लिख तो सकते हैं, है ना? लेकिन अपरिमेय को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते।
दूसरा, इनमें जो दशमलव के बाद में संख्या होती है वो रिपीट भी नहीं होती है, और दशमलव जो है उसके बाद में सारी संख्याएं जो भी होती हैं वो खत्म भी नहीं होती, मतलब दशमलव के बाद में संख्याएं चलती ही रहती हैं। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि जैसे 5/2, अब ये p के रूप में है, ये q के रूप में, p/q, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। अगर आप यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, और यहाँ इसको घटाने पर 1 बचेगा। अब यहाँ पे इसको वापस से भाग लगाएंगे तो पॉइंट आएगा और 0, और इसके बाद में 2 पंजे 10, कुछ इस तरह से यहाँ पे इसमें पूरा भाग हमने लगाया। तो ये 2 के बाद में पॉइंट आया यानी दशमलव आया, और दशमलव के बाद में सिर्फ एक ही अंक है। क्या बार बार इस तरह से दशमलव बढ़ते ही गए? क्या नहीं गए। तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं में दशमलव जो है वो खत्म, दशमलव के बाद में जो संख्याएं होती है वो एक न एक समय आने पे खत्म हो जाती है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं होता। दशमलव के बाद में संख्याएं जो है वो चलती ही रहती है, खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से अभी आज के इस वीडियो में हमने परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझा है, और इन्हीं के आधार पर अब हम अगले वीडियो में हमारे इस अध्याय की प्रश्नावली 1.1 को हल करना शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो भी बातें मैंने सिखाई हैं, जो भी चीजें सिखाई हैं, वो आपको समझ में जरूर आई होंगी। यदि किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है या आप इससे संबंधित कुछ भी आपको समस्या होती है, तो आप कमेंट से आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि ताकि मैं उसे और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। इस चैप्टर के, इस अध्याय के जो ये नोट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर वहाँ से ले सकते हैं इन्हें। मैं वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट का लिंक है www.technovidya.com। यहाँ आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार वेबसाइट पे विजिट जरूर करिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।